हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये सबसे लास्ट का लेक्चर है। आज हम सोम का बिल्कुल एंड करने वाले हैं और ये लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना कुछ भी पढ़ा था उन सबको मैं सिंगल लेक्चर में समराइज करके आपको बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको सेशन को सुनना है, आपको वन बाय वन चीजें क्लियर होती रहेंगी। जिन बच्चों ने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा कि किस चैप्टर से थ्योरी का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे वन बाय वन। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझते चलना। ठीक है, और अब आपका काम है मेनली, अब आप सेल्फ स्टडी करेंगे जितना मुझे कराना था। लगभग मैं डिटेल्ड में आपको 45 लेक्चर इसके करा चुका। उसके बाद मैंने आपको 5 लेक्चर बड़े बड़े मैराथन क्लास की फॉर्म में रिवीजन के भी करा दिए। बाकी मैंने आपको बहुत सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए थे जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब आप करेंगे सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी आपको किस तरीके से करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, उसी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पूरे 12 के 12 चैप्टर में लेके चलूंगा, सिविल के, मैकेनिकल के, कॉमन वाले भी, डिफरेंट वाले भी। ठीक है, अब तक हमारे रिवीजन क्लास में कुछ टॉपिक मिस भी हो गए थे लेकिन यहाँ पर सारे टॉपिक्स को मैं बताऊंगा आपको। बाकी फिर आप सेल्फ स्टडी करेंगे इन टॉपिक्स पर। ठीक है, कंटेंट आप सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर किसी के पास नहीं भी है तो एप्लीकेशन से जाकर के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए। सोम के बहुत सारे पीडीएफ है वहां पर और बिल्कुल हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं, आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। ये सिविल का चैप्टर है। इसमें देखिए क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, तो इसमें ओनली थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 ही क्वेश्चन इसमें अब तक पूछे गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से सिविल वाले बच्चों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मैं थोड़ी सी स्पीड को भी मेंटेन रखूंगा जिससे हमारा लेक्चर बहुत बड़ा ना हो, मतलब कम टाइम में ही हम सब कुछ समझ सकें, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले चैप्टर की, सिविल के लिए है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें थ्योरी कंटेंट है ओनली, इसमें ना कोई डेरिवेशन ना ही न्यूमेरिकल है। ये 3 क्वेश्चन है, यही 3 टॉपिक को आपको रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी पदार्थों का वर्गीकरण। अब ये मैं जब आपको क्लास पढ़ा रहा था वहां पर आपको नहीं पढ़ाया गया था, बट मैंने ये थ्योरी में आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दिया है बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 वाले पेपर में। इसीलिए पदार्थों का वर्गीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप से मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, सबको आप पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के यांत्रिक गुण। ये 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। ठीक है, कंप्लीट सारी प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। बट यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी लिखेंगे मेन 10-12 प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा और वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थों के यांत्रिक गुण को संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको सारी प्रॉपर्टी लिखनी थी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और जितनी भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी सब आप इसमें लिख के आइएगा और बहुत शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे रूप में। ठीक है, लिख देंगे इजीली। 5 नंबर पर पूछे थे क्वेश्चन ये। आगे फिर टेस्टिंग ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं पर परीक्षण। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2021 वाले सेट में ही था। उस सेट में 2 क्वेश्चन दे रखे थे, ये दोनों पूछे गए। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक हैं, इनको आप जरूर रिवाइज कर लें। भले ही आपने लेक्चर में ना पढ़ा हो, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे तीनों टॉपिक, अच्छे से इनको रीड करके जाइएगा। इनमें से कोई सा एक आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा स्पेशली किसी भी एक प्रॉपर्टी पर आपसे टिप्पणी भी पूछ सकता है 2 नंबर में, उसको भी आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। क्लियर है सबको ये? तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ सिविल वालों का, सिर्फ इतना आपको पढ़ना है पहले चैप्टर में। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर जो सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन है, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ये जो चैप्टर है ये सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन है। इसमें जो आपको सामने कंटेंट लिखा हुआ है, सारा कंटेंट मैकेनिकल के लिए तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ अनइम्पोर्टेंट है। दोनों लोग ध्यान से सुनेंगे, सिविल वाले भी मैकेनिकल वाले भी, आपको चीजें आसानी से क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने थ्योरी को, डेरिवेशन को, न्यूमेरिकल को, तीनों को अलग अलग पार्ट में बांटा है। कहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, किससे डेरिवेशन और कहाँ से थ्योरी पूछेगा। तो थ्योरी की बात करें, सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी प्रतिबल तथा प्रतिबल के प्रकार। तो इसको सिर्फ आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे प्रतिबल की परिभाषा नहीं पूछेगा, ना ही ये कहेगा प्रतिबल के प्रकार लिखिए, लेकिन इनमें से कुछ टाइप के स्ट्रेस की स्पेशल डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पूछ लेता है 2 नंबर में। जैसे कह देगा बेंडिंग स्ट्रेस की परिभाषा बताइए, नमन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल की परिभाषा बताइए। तो वो हालांकि पूरे चैप्टर भी हैं आगे, इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेस, तो
वहां पर आप बेंडिंग स्ट्रेस की डेफिनेशन को हम इंपोर्टेंट कर देंगे, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। फिर भी आप इसको ओनली रीड आउट कर सकते हैं, बाकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहला, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन मतलब विकृति और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन मतलब विकृति के प्रकार। तो विकृति और विकृति के प्रकार पूछे गए थे एग्जाम में एक बार 2020-21 वाले लास्ट ईयर के एग्जाम में ही पूछे गए थे ये वाले स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। पूरे सभी टाइप बताने थे, 5 नंबर में आया था थ्योरी में ये। इसके अलावा कभी कभी इसके स्पेशल टाइप पूछ लेता है, जैसे कह देगा बताओ आयतन विकृति की परिभाषा लिखो टिप्पणी के रूप में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे ही आपसे पार्श्व विकृति की परिभाषा पूछ लेगा, यानी लेटरल स्ट्रेन जो होती है। इसके अलावा आपसे शियर स्ट्रेन की परिभाषा पूछ लेता है, कर्तन विकृति की परिभाषा। तो जब आप स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन सारे टाइप के स्ट्रेन पढ़ लेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे किसी भी आंसर को, इसके अंदर से अगर कोई स्पेशल टॉपिक पूछ लेगा तो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन पढ़िएगा आप और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा नोट्स में से, ठीक। इसके बाद हुक्स लॉ, हुक्स लॉ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम सभी जानते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये पूछा जाता है हुक का नियम। ये पेपर में भी आया था, ठीक है, 20-21 वाले में ही आया था ये भी, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लीजिए। सिविल मैकेनिकल दोनों ही बच्चे इंपोर्टेंट करेंगे इसको, ठीक। इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। अब इस कर्व की डिटेल आपको नहीं लिखनी है, ओनली कर्व ड्रा करके देख लेना कि माइल्ड स्टील के लिए प्रतिबल विकृति का आरेख कैसे बनता है, क्योंकि ये पूछा गया था 2019 के पेपर में आया था। मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख खींचिए, ये सिविल वाले के सेट में दे रखा था 2019 वाले पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बना के देखें अपने हाथ से, केवल डायग्राम बना लीजिएगा, बस उतना ही आपसे पूछेगा, ठीक। इसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट। अब ये जो 4 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 2 तो पूछे गए थे, एक तो के पूछा गया था 2020-21 वाले पेपर में और एक म्यू पूछा गया था 2019 वाले पेपर में। इनके नाम क्या क्या होते हैं? ई का नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था मापांक। इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछता है लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है। जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता मापांक, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे के वल्क मॉडुलस, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वल्क मॉडुलस मतलब आयतन मापांक और म्यू होता है पॉइजन रेशियो यानी कि पॉइजन अनुपात। तो इन दोनों की तो पूछी गई है डेफिनेशन, हो सकता है इस बार इसमें से किसी एक की पूछ ले या इसको ही रिपीट करके पूछ ले। तो इन चारों पॉइंट को भी आप पढ़ के जाएं अच्छे से, छोटी छोटी डेफिनेशन से आप एक बार रीड करेंगे इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो सिविल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसके बाद ये जो दोनों थ्योरी के टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक ओनली मैकेनिकल वाले स्टूडेंट करेंगे। और मैकेनिकल के लिए मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल के लिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में, बहुत बार पूछी भी गई है 2010 में 2015 में, 2 पेपर में तो मेरे सामने ये देखा था मैंने, ठीक है, ये आ रखा है प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन। 2010 में भी आया है, 2015 में भी आया है। सिर्फ इनकी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उतना क्लियर है। इसके बाद मोहर सर्किल के बारे में पढ़ना है। मोहर सर्किल फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी मुख्य प्रतिबल के लिए जो हम मोहर वृत्त खींचते हैं, इसमें क्या पूछेगा आपसे? मोहर सर्किल में आपको टोटल थ्योरी वाला कंटेंट पूछेगा। आपसे कहेगा एक्सप्लेन कीजिए मोहर सर्किल को, कि हम मोहर सर्किल बना करके किसी भी तिरछी काट पर मुख्य प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होगा? मोहर सर्किल ड्रा करके दिखाना होगा। इसके मैंने आपको जो रूल बताए थे, नियम कैसे खींचते हैं, कहाँ पर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस लेते हैं, कहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम मिनिमम, पूरा का पूरा आपको डायग्राम बनाना है, पूरा उसके पॉइंट लिख के आने हैं। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है 2010 में, 11 में, 14 में, 16 में। तब ये सिविल के सिलेबस में था, सिविल के सेट में आ रखा था। मैकेनिकल में पिछले 2 साल से ये ऐड हुआ है, तो मैकेनिकल में भी पूछा जाने लगा है अब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तैयार कर लें आप लोग अच्छे से। अगर इसका बेसिक वाला तैयार हो गया आपका तो फिर न्यूमेरिकल तो आप कर ही आएंगे आराम से। बाकी मैंने आपको इसका लेक्चर भी दिया था मोहर सर्किल का, रिवीजन के लिए डबल स्पीड में वीडियो करके आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ये ओनली मैकेनिकल के लिए, और बाकी ये सिविल के लिए, और टोटल तो मैकेनिकल का है ही है, ठीक है। डेरिवेशंस की बात करें तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिविल के एग्जाम में बहुत कम आते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस मैकेनिकल के में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी सिविल वाले बच्चे न्यूमेरिकल के लिए ये वाला जरूर तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये वाला पहले डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन 2 तैयार करने हैं आपको। एक तो ई, जी और के में रिलेशन, मैंने आपको कराया था डेरिवेशन ई, जी और के में रिलेशन। आप इसको डायरेक्ट करके आइएगा। ई और जी का रिलेशन आपको पता है, ई बराबर आपका होता है 2g 1 प्लस म्यू। इसके बाद ई बराबर के वाला होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। इन दोनों की हेल्प से
आप लोग क्या करेंगे, म्यू को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, तो आपका ई जी और के में रिलेशन निकल आएगा, बिल्कुल आसान सा। इन दोनों को बस सॉल्व करना है, आराम से कर लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है आपको। ये डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, यानी तिरछी काट पर मुख्य प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल। ये मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए सिर्फ, इसे सिविल वाले नहीं करेंगे, मैकेनिकल के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टाइम हो तो करिएगा क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है ये, एग्जाम में तभी करके आइएगा जब टाइम हो आपके पास। इसमें साइन में बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो सोच समझ के करें, बाकी ये ऑप्शनल होता है, छोड़ के दूसरा कर सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। समझ पा रहे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल 3 टॉपिक पर करने हैं आपको। हुक के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल जो थे उनको रिवाइज कर लीजिएगा। इलोंगेशन इन वेरिंग सेक्शन, विभिन्न काट वाली छड़, जैसे आपको ऐसे देता है ना, एक बड़ी सी काट दे दी आपको यहाँ पर, इसके बाद एक छोटी काट दे दी ऐसे, फिर और छोटी या बड़ी दे दी। तो वेरिंग सेक्शन जो होते हैं इसमें इलोंगेशन मतलब लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके आप तैयार कीजिएगा। ये मैकेनिकल के सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। सिविल के में पूछ भी सकता नहीं भी, लेकिन मैकेनिकल के में तो 101% एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तैयार कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक। इसके बाद थर्मल स्ट्रेस भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख के जाइएगा, थर्मल स्ट्रेस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड चैप्टर का, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, फिर भी सिर्फ जितना आपको बताया इतना पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। पूरा मैं आपको 50 के 50 नंबर का पेपर बता रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज के इस लेक्चर में जो कुछ बताया जा रहा है सिर्फ इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, चाहे आप वीडियो लेक्चर से पढ़िए या PDF से पढ़िए या आपकी सेल्फ चॉइस है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, बट पूरा तैयार जरूर कर लेना इसको, ठीक है। तो ये भी हमारा समझ चुके आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव करते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। देखिए समझते हैं अब तीसरा चैप्टर, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये लगभग 5 से 10 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। मिनिमम 5 नंबर की इसकी थ्योरी आती है और इसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है हर एक सेट में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे से आप तैयार कीजिएगा, ठीक है। थ्योरी की बात करें, बहुत मिनिमम सी थ्योरी है, आपको ईजिली याद हो जाएगी 10 मिनट में ही, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ बीम वाला, बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम, धरन तथा धरन के प्रकार। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, विभिन्न प्रकार की धरन के बारे में लिखिए, ठीक है। 2019 में, 2017 में, 2014, 13, 11 लगातार पूछा है, बहुत बार आया पेपर में। और ये मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सेट उठा के देखना, सब में दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने यहाँ डेट लिखी है, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी हर तरह से कोशिश यही है कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है तो आप सबसे अच्छा स्कोर करें, मतलब 50 में से 50 नंबर का आप एग्जाम में पूरा अटेम्प्ट करके आएँ तो लगभग आपके 45 प्लस में नंबर आ सकें, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर मैंने आपको पूरे सेमेस्टर में बार बार इसको पढ़ाया है, तो आप लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर करके आना। और जो मैं आपको लास्ट में ये सब बता रहा हूँ, इतना आप जरूर पढ़ के जाएँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है, ठीक है। दूसरी चीज़, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टेकों के प्रकार। टेकों के प्रकार भी 2 बार पूछे थे, 2015-16 के एग्जाम में पूछे हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट आप जानते हैं, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, इन सब के बारे में आपको लिख के आना है। एक बार पढ़ेंगे इजीली आपको याद हो जाएगा। आप लेक्चर से समझ सकते हैं, डबल स्पीड में करके लेक्चर देख लीजिएगा, या फिर आप थ्योरी का जो PDF है वहां से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा इसमें टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, यानी बीम पर कौन कौन से लोड होते हैं, उनके प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। प्रकार देखिए 19 के पेपर में, 18 के, 11 के, इन तीनों पेपर में पूछा ही है, ठीक है। इसके अलावा इनमें से सिंगल जो जैसे कह देगा पॉइंट लोड की डेफिनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड लोड कह देगा पॉइंट लोड को, संकेंद्रित भार को स्पष्ट कीजिए या समझाइए या फिर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से। UDL के बारे में पूछ सकता है, UBL के बारे में। तो बीम पर जो जो टाइप के लोड आते हैं उनके बारे में आपको लिख के आना है। इसके अलावा अलग से एक बार पूछे गया था डेड लोड एंड लाइव लोड के बारे में, 2021 वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था ये अचल भार और चल भार की परिभाषा, तो ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। बेंडिंग मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, नमन आघूर्ण की डेफिनेशन और प्रतिरोध आघूर्ण की डेफिनेशन, ये भी पेपर में आई थी। तो ये आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। थ्योरी सिर्फ इसमें इतनी सी है। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, एक ही डेरिवेशन है सिंपल सा, रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, यानी कि भार, कर्तन बल और नमन आघूर्ण में संबंध आपको बताना है। 2016 के पेपर में आया था, हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले, अकेला डेरिवेशन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात करें इसके न्यूमेरिकल की, तो ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा ही आएगा, SFD एंड BMD। और SFD BMD आपके सिलेबस में 3 ही टाइप की बीम का है, सिंपली सपोर्टेड का, कैंटिलीवर का, ओवरहैंगिंग का।
तीनों को आपको अच्छे से समझा रखा है। अगर आप खुद से रिवाइज नहीं कर सकते तो लेक्चर को देख लीजिएगा, SFD VMD बाई जीटेक पॉली डालेंगे आप तो आपको लेक्चर दिखाई दे जाएंगे। 2 लेक्चर में पूरा कवर करा दिया गया है, अच्छे से पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ के जाएं आप लोग। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी बनेगा ही बनेगा। तो इस चैप्टर की थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ये वाला पार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले चैप्टर का कंटेंट समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए समझते हैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो थ्योरी इसकी बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, आपको PDF भी इसका दिया गया, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले चीज़ तो प्योर बेंडिंग की डेफिनेशन, बिल्कुल नाम से पता चल रहा है आपको शुद्ध नमन क्या होता है, जिसमें केवल बेंडिंग हो, कोई भी शियर स्ट्रेस उत्पन्न ना हो, प्योर बेंडिंग। ऐसे आपको सिंपल सी डेफिनेशन है। और एक और काम आप कीजिएगा, जब मैं आपको स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम लिख के इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, इन्हें आप हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा, जब मैं आपको बोर्ड पर लिख करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप तो इसे खुद से लिख भी सकते हैं, और लिख करके आप इसको एक पेपर पे, और इस पे जैसे ऊपर प्योर बेंडिंग है, आप सोचिए प्योर बेंडिंग की आपको टॉपिक आपको क्लियर है या नहीं, इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप पेपर पर टिक कर दीजिए, ये तैयार हो गया। दूसरा न्यूट्रल लेयर की डेफिनेशन, अगर आपको तैयार हो गया टिक करते जाइए। जब आप इस तरह से टिक करते जाएंगे ना तो आपके चैप्टर्स बहुत कम टाइम में कवर होते रहेंगे, आपके माइंड में टॉपिक्स के नाम रहेंगे, बार बार आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी, बिना किसी भी हिचकिचाहट के आप बहुत कम टाइम में पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने का, सभी टॉपिक्स के नाम एक पास लिख करके और टिक करते जाइए कौन कौन से हमारे तैयार हो गए। ठीक है, कर लेंगे ना ये चीज़। तो इस तरह से न्यूट्रल लेयर की डेफिनेशन, न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग स्ट्रेस, ये तो डेफिनेशन है छोटी छोटी जो कि 2-2 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अजम्पशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अजम्पशंस फॉर सिंपल बेंडिंग थ्योरी, सिंपल बेंडिंग थ्योरी की जो अजम्पशंस है ना, मान्यताएं, ये बहुत बार पेपर में आया है, पूरे 5 नंबर में आती हैं, लगभग 5-6 मान्यताएं हैं। मैंने आपको कल समझाई भी थी थ्योरी के रिवीजन वाले क्लास में, आपको यहाँ फिर बता रहे हैं, इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, और एक और छोटी सी डेफिनेशन है, मॉडुलस ऑफ रप्चर, फटन मापांक किसे कहते हैं, तो आप सबको बताया था, जो हमारी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती है M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई, तो यहाँ से जो हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं ना, सिग्मा बराबर M/I, तो सिग्मा की वह वैल्यू, जब हम यहाँ पर M की जो वैल्यू है ना, M की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिस पर कोई भी बीम क्या होती है, टूट जाती है या फट जाती है। तो जब बीम फेल हो जाती है तो जिस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पर बीम फेल होती है, उस वैल्यू को यहाँ रखने पर जो बेंडिंग स्ट्रेस निकलता है, इसी को फटन मापांक कहते हैं। ये आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर इन्हें याद करके जाएं अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो ये आपको 5-6 डेफिनेशंस हैं और एक ये क्वेश्चन टाइप से है, इनको याद कर लीजिएगा थ्योरी में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं डेरिवेशंस की। डेरिवेशन इसमें एक ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, नमन आघूर्ण समीकरण का डेरिवेशन। नमन आघूर्ण समीकरण आपके सामने लिखी है, M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E/R। इसको डेराइव करना आप सबको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है डेरिवेशन। एक ही डेरिवेशन है तो आपको ये एक अच्छा तरीका हो गया हमारे पास चीज़ों को कैटेगराइज करने का। अब आपको रिवीजन में और अच्छे से हेल्प होगी। अब आपका सारा काम सेल्फ स्टडी का है, इसको देख करके आप सेल्फ स्टडी करते जाइएगा। ठीक है, खुद से भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा जितना काम था हमने कर दिया, बचा कुचा आज कर देंगे। ठीक, बाकी आप कीजिएगा फिर। तो इसका डेरिवेशन कर लेंगे सभी। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए ये डेरिवेशन है, ये आ सकता है लेकिन न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ये आए या ना आए लेकिन ये जरूर आएगा न्यूमेरिकल। एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो होती है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लेगा, कभी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ लेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर केस में बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ही पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लास में कराए थे ना, आपके पास नोट्स होंगे, नहीं है तो डिटेल्ड वाले PDF में देखिएगा, उन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप जरूर पढ़ लें अच्छे से। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो हमारे अब तक कितने 4 चैप्टर हो चुके हैं और इन सब टॉपिक्स को आप लिख लीजिए। ठीक है, अब अगले चैप्टर की ओर मूव करते हैं। चलिए समझते हैं 5वें चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में थ्योरी कंटेंट में सिर्फ एक ही चीज बार बार पूछी जाती है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग थ्योरी पार्ट में ये पूछी गई है डेफिनेशन इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी ढलान तथा विक्षेप की परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर मैंने डेट पीछे मेंशन नहीं की है क्योंकि मुझे डेट लिखने के लिए पूरे के पूरे 10 साल के सेट
सेट को बार बार खोलना पड़ रहा था, उसमें टाइम बहुत लग रहा था। बट ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, तब भी बताया था, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन की परिभाषा आप सबको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन थ्योरी की फॉर्म में पूछ लेता है, मूवमेंट एरिया मेथड यानी क्षेत्रफल आघूर्ण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी कह देगा या कह देगा व्याख्या कीजिए मूवमेंट एरिया मेथड की। तो मूवमेंट एरिया मेथड आपको अच्छे से बताया गया है। इसमें मैंने आपको दो थ्योरम समझाई थी, एक स्लोप के लिए थ्योरम बताई थी, थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर ए अपॉन ई आई। ऐसी मैंने आपको डिफ्लेक्शन की दूसरी थ्योरम बताई थी, बाई बी माइनस बाई ए बराबर ए एक्स बार अपॉन ई आई। तो उन दोनों के बारे में थ्योरी की फॉर्म में लिख के आइएगा, फॉर्मूले भी मेंशन करके आइएगा, जब आपसे पूछे मूवमेंट एरिया मेथड को समझाइए। समझ पा रहे हैं ना। तो दूसरी चीज ये है, अब डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है सिविल के सिलेबस में तो है नहीं, मैकेनिकल के सिलेबस में है, बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाता है। फिर भी एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे उसको रिवाइज कर लीजिएगा डबल इंटीग्रेशन मेथड को, ठीक है। जो द्वि समाकलन विधि है वो मैंने आपको पढ़ाई थी वीडियो लेक्चर में, थ्योरी कंटेंट में आपके पास होगा अवेलेबल, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वहां से आप एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेना उसको, ज्यादा फोकस आप इस पे करना, ठीक। अब बात करते हैं डेरिवेशंस की, तो इसका डेरिवेशन कह दो या फिर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछता है, किस किस के पूछेगा आपसे, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, दो ही बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में है, इन दोनों को ही आपको पढ़ना है। इनमें भी मैंने यहाँ पर अलग अलग पार्ट कर दिए, कैंटिलीवर में पॉइंट लोड वाला और यूडीएल वाला। जैसे ये कोई कैंटिलीवर बीम है, इसके मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो इसके लिए पूछेगा मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा बताइए, तो आपको डेराइव करना होगा। मूवमेंट एरिया मेथड्स के करके आ जाइएगा, छोटा पड़ता है, आसान है, सिंपल, आप समझ लेंगे, ठीक। दूसरा यूडीएल के लिए, अगर किसी भी कैंटिलीवर बीम की टोटल लंबाई पे यूडीएल लगा है, तो इसके लिए मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं। सेम थिंग इसमें भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम में भी कर सकते हैं, ऐसे ही पॉइंट लोड के लिए। जब सिंपली सपोर्टेड बीम का डेरिवेशन आपसे पूछेगा या स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो वो जरूर कहेगा कि मध्य बिंदु पर लगाए पॉइंट लोड, इसमें मिड पॉइंट पे लगा के ही आपसे पूछा जाएगा, अदर किसी केस में इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आगे यूडीएल पूछेगा, तो यूडीएल में आपको कह देगा टोटल लंबाई पे यूडीएल लगा सिंपली सपोर्टेड बीम के, तो इसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन आप फाइंड आउट कीजिए। अब वहाँ ये नहीं कहेगा मूवमेंट एरिया मेथड से निकालिए या डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकालिए, तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, अपने जो आपको ज़्यादा अच्छा आता हो मेथड उससे कर सकते हैं। बाकी सिविल वाले बच्चे ओनली मूवमेंट एरिया मेथड से ही करके आएंगे, बिकॉज उनके सिलेबस में डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं है। डबल इंटीग्रेशन मेथड है मैकेनिकल के सिलेबस में, तो मैकेनिकल वाले बच्चे या तो मूवमेंट एरिया मेथड से कर सकते हैं या फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं, जब तक कि नहीं कहा गया हो कि आपको किस मेथड से करना है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से करके आ जाइएगा, जब कह देगा इस मेथड से कीजिए तब आपको उसी मेथड से करना होगा। इतना समझ पा रहे हैं सभी। तो ये डेरिवेशन वाले पार्ट है, मेन 4 डेरिवेशन है, इनको अच्छे से डेराइव कर लीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक। स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों निकालने हैं आपको इन चारों कंडीशन के, समझ पा रहे हैं सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर से, थ्योरी आए ना आए, डेरिवेशन या फिर ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऐसे ही आपसे स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछेगा न्यूमेरिकल के केस में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ तो डब्ल्यू लोड लग रहा था, वहां पर कुछ नंबर वैल्यू दे देगा, लेंथ में भी आपको कह देगा 2 मीटर 3 मीटर इस तरह से, डब्ल्यू की वैल्यू भी दे देगा 5 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन पर मीटर इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी केवल कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओनली क्या क्या बताया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, मूवमेंट एरिया मेथड की थ्योरी, और इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस के डेरिवेशन करने हैं, 4 डेरिवेशन ये वाले चारों, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले न्यूमेरिकल्स को। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इतना कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे समझते हैं चैप्टर नंबर 6। चलिए समझते हैं अब चैप्टर नंबर 6 कॉलम एंड स्ट्रट्स, इसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले थ्योरी की बात करें, टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको ज़्यादा कंटेंट देख करके आप परेशान मत होना, ये टॉपिक बहुत आसान बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ कॉलम एंड स्ट्रट्स, यानी स्तंभ तथा स्ट्रट की परिभाषा, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, टिप्पणी के रूप में लिखने को आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने को कहेगा आपसे मात्र 2 नंबर में, ठीक है। कॉलम की डेफिनेशन पूछ सकता है, स्ट्रट की बिल्कुल सिंपल सी है, आप सब जानते हैं ऑलरेडी, ठीक।
इसके बाद आपसे पूछेगा फेलियर ऑफ मेंबर्स। ये फेलियर ऑफ मेंबर्स थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट है, ये 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है अगर आपको फेलियर ऑफ मेंबर्स कह देगा तो। अगर इसमें भी आपसे ओनली कहेगा फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम या फिर फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम, कोई एक पूछेगा तब 2 नंबर में आएगा, और अगर दोनों पूछेगा तो पूरे 5 नंबर में पूछेगा। देखिए 2 तरह से आता है क्वेश्चन। ये कैसे आता है, एक तो कहेगा फेलियर ऑफ मेंबर्स इस तरह से कह देगा, या कहेगा फेलियर ऑफ कॉलम को स्पष्ट कीजिए, तब तो पूरे 5 नंबर में पूछेगा। और अगर पार्टिकुलरली आपसे कह दे फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम बताइए, तब शॉर्ट कॉलम का फेलियर केवल आपको लिखना होगा 2 से 3 नंबर में मात्र, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कोई भी कॉलम कैसे फेल होता है। शॉर्ट कॉलम क्रैशिंग में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है, तो वो किस तरह से फेल होता है सारा कुछ आपको लिखवाया गया था। इसको जरूर रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। इसके बाद ये जो नीचे छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, ये सब के सब शॉर्ट नोट्स में आती हैं। जैसे बकलिंग लोड किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है कॉलम की, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, सिलेंडरनेस रेशियो, कॉलम का क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, ये भी थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, हो सकता है 5 नंबर में भी पूछ लिया जाए, बाकी आप 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना। इस कॉलम के जितने भी आपको क्लासिफिकेशन बताए थे 3-4 टाइप से बताए थे क्लासिफिकेशन इसका। एक तो लोड के हिसाब से बताया था आपको, यानी कि इसेंट्रिक लोडेड कॉलम, और एक आपका एक्सियल लोडेड कॉलम होता है। सिलेंडरनेस रेशियो के अनुसार बताए थे, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम, तो वो सब कुछ आप लिख के आइएगा अच्छे से। हो सके तो सबके बारे में एक एक लाइन भी लिख के आ जाइएगा, हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना, ठीक। इसके बाद यूलर फॉर्मूला बहुत रेयर कंडीशन में पूछता है, हो सकता है पूछ ले, केवल फॉर्मूला याद रखना है, PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर, याद होगा सबको ऑलरेडी, ठीक। तो ये तो इसका थ्योरी वाला पार्ट हो गया, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से 8 डेफिनेशन है छोटी छोटी, इनको अच्छे से पढ़ेंगे आप इजीली क्लियर कर लेंगे, ठीक। इसके बाद बात करें डेरिवेशंस की, तो कॉलम वाले चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला स्पष्ट कीजिए या फिर इसकी व्याख्या कीजिए या इसे सिद्ध कीजिए। तो रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाता है एज ए डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन आपको कराया गया था लास्ट मोमेंट बैच में, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा PDF है, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें तो कॉलम एंड स्ट्रट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। या तो रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूले पे बेस्ड पूछ लेगा या ऑयलर के फॉर्मूले पे बेस्ड पूछ लेता है। तो बेस्ड ऑन यूलर्स फार्मूला एंड रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो डेरिवेशन वाला एक पार्ट है, न्यूमेरिकल 4-5 रिवाइज कर लेना जो आपको कराए गए थे मेन, यानी 3-4 तो आपके रैंकाइन गॉर्डन फार्मूले के थे और 5-6 आपके यूलर्स फार्मूले वाले थे। इनको जस्ट देख लेना एक बार, पेज पलट के कैसे कैसे सॉल्व कर रखा है, तो आप कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे। ये सारा कंटेंट मैं आपको सेल्फ स्टडी वाला बता रहा हूँ, जिससे आप खुद से भी थोड़ा सा तैयार कर सके चीज़ों को। बाकी मैंने आपको बहुत सारा मटेरियल पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, इसको नोट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर अब आगे समझाते हैं अगला चैप्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हटाते हैं इसको, चलिए समझते हैं अब 7वां चैप्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कंटेंट इसका बहुत कम है। एक तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन जरूर रिवाइज कर लेना। इसका दूसरा नाम सेकंड मूवमेंट भी होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण, इसकी परिभाषा पूछी जाती है पेपर में मात्र 2 नंबर में, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से। दूसरा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप याद कर लेना। तीसरा हो गया आकृति मापांक, सेक्शन यानी मॉडुलस ऑफ सेक्शन कह दो या सेक्शन मॉडुलस। इन तीनों की तो आपको थ्योरी याद करनी है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो 5 नंबर लायक हो, केवल 2 नंबर में टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। आप 10 मिनट में तीनों को रिवाइज कर सकते हैं आराम से, ठीक। इसके बाद डेरिवेशंस की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, जिनमें से 2 डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू वाले दोनों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्ष की पिर में और लंब अक्ष की पिर में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इंपॉर्टेंट कर लें, ये तो आपको जरूर तैयार करने ही करने हैं। इसके अलावा 3 सेक्शन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कर लेना। कौन कौन सा? पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा ट्रेंगुलर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरा सर्कुलर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीनों भी आप एक बार रीड कर लेना, सिर्फ नॉर्मली पढ़ के देख लेना किस तरह से डेराइव कराया गया है। आपने इतने सारे लेक्चर लिए हैं, मुझे पता है ऑलरेडी आपको सब कुछ आता होगा ये, फिर भी आप एक बार जस्ट इसको खोल के देख लें अपने नोट्स में कि आपको ये सब रिवाइज हो जाए, ताकि, ठीक है, आप अपनी नज़रों के सामने से एक बार इसको गुजार दें, ताकि आपको ये लगे कि हाँ नया नहीं है कुछ भी, हम पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। तो इसको एक बार करके देख लेना, हो सके तो लिख के करें तो और बेटर है। आप लोग अपने से एक बार हाथ से लिख करके रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ढंग से 3-4 घंटे बैठ के तो 2-3 चैप्टर खत्म कर दोगे, ठीक है।
अब बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को पूछ लेता है न्यूमेरिकल में। टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन और चैनल सेक्शन, ये 4 मैंने आपको लिखे हैं, जिनमें से आपका आई सेक्शन और एल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन, इन तीनों पर न्यूमेरिकल तो जरूर कर लेना आप, ठीक है, तीनों के न्यूमेरिकल। बाकी टाइम मिले तो आप चैनल सेक्शन का भी कर लेना। चैनल सेक्शन मतलब इस तरह का जो सी जैसा रहता है, ठीक है, इस तरह का ये चैनल सेक्शन होता है, ठीक है, ये वाला। तो इसका भी एक बार करके देख लेना आप। और बाकी मैंने करा भी रखा है क्लास में, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कराए थे उन्हें एक बार आप देख लीजिएगा। ये 3 सेक्शन के तो जरूर कर लेना न्यूमेरिकल। तो ये इसका कंटेंट था, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर ना, समझ गए होंगे इसे भी आप। अब अगले चैप्टर को समझते हैं, उसके टॉपिक देखते हैं कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब समझ लेते हैं। 8वां और 9वां चैप्टर दोनों एक साथ मैंने लिख दिए हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है, मैकेनिकल वाले इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद ही मैकेनिकल वालों को आगे समझाएंगे उनके बचे हुए चैप्टर्स को। पहले सिविल वाले इन दोनों चैप्टर को समझ लीजिए। पहला है शियर स्ट्रेस एंड बीम, तो ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने जो मेन पार्ट था सिर्फ वही लिखा है। सबसे पहले बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एक्सप्लेनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन बीम, यानी धरन में कर्तन प्रतिबल का वर्णन कीजिए। मात्र 2 नंबर में थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ये केवल इस अकेले क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर थ्योरी पूछेगा तो यहाँ से 2 नंबर में आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक। डेरिवेशन की बात करें, 3 ही इसके मेन डेरिवेशन है और 5 नंबर में आता है डेरिवेशन। हो सकता है इसका डेरिवेशन पूछ ले आपसे, थ्योरी ना पूछे तो आपका ये डेरिवेशन वाला पार्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मैकेनिकल में नहीं है, सिविल में है, डिफरेंट चैप्टर है, और दूसरी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है, इसीलिए इसका डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 3 डेरिवेशन है इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनमें से एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं 3 डेरिवेशन? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के ही तीनों डेरिवेशन है, कर्तन प्रतिबल वितरण के। पहला है इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, दूसरा इन ट्रायंगुलर सेक्शन, तीसरा इन सर्कुलर सेक्शन। इस तरह से ये 3 डेरिवेशन आपको करने हैं। मतलब आपको बताना है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस किस सेक्शन में, रेक्टेंगुलर सेक्शन में कैसे होता है, ट्रायंगुलर सेक्शन में कैसे होता है और सर्कुलर सेक्शन में कैसे होता है। इनके फॉर्मूला भी आप डेराइव करके लेके आएंगे, ठीक। यहाँ पर बात करें शियर स्ट्रेस बीम में, जो शियर स्ट्रेस का एक्सप्लेनेशन करेंगे आप, तो इसमें मात्र आपको ये लिखना है जो आपको फॉर्मूला बताया गया था। क्या बताया था? टाउ बराबर 5 FA बाई बार अपॉन IB। बस इसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सभी टर्म क्या क्या है इसमें, कैसे निकालते हैं, डायग्राम बना करके बीम का सेक्शन दिखा के इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका ये थ्योरी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज करके ये तीनों डेरिवेशन होंगे। आपको पढ़ाए गए थे, आप सबको पता होगा पहले से, नहीं पता तो आप या तो PDF से इसका रिवीजन कर लीजिएगा या फिर इस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा बाई जीटेक पॉली, तो आप वहाँ से देख करके यूट्यूब से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इन्हीं तीनों पर आधारित न्यूमेरिकल को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें ये थ्योरी वाला पार्ट और ये डेरिवेशन है। इसके अलावा न्यूमेरिकल इसके आपसे नहीं पूछे जाएंगे पेपर में, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपका मन है नहीं सर हम तो करेंगे ही, हो सकता है पूछ ले, BT UP बोर्ड है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कुलर सेक्शन, यहाँ मैंने सिंबल दिखा दिए हैं। रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कुलर सेक्शन के सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, जो आपको वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराए गए थे, सिर्फ उतना, ठीक है। बाकी आप डेरिवेशंस को और थ्योरी को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, आप जल्दी ही कम टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये तो हो गया शियर स्ट्रेस इन बीम। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस। एनालिसिस ऑफ ट्रस इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही टिक कर दे रहा हूँ, इसमें 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस, यानी कैंचियों का वर्गीकरण, जिसमें आपका परफेक्ट ट्रस और इम्परफेक्ट ट्रस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, परफेक्ट ट्रस किसे कहते हैं, इम्परफेक्ट ट्रस किसे कहते हैं, और उनके भी टाइप्स को एक बार रीड करके जाएं अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ा सा इन पर भी नजर मार के जाना, क्या क्या, डेफिनेशन ऑफ ट्रस, टाई एंड स्ट्रट, कैंची की परिभाषा और तान तथा स्ट्रट के बारे में, ये 3 हो गए। इसके बाद अजम्पशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बचे तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, फिर भी अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं इसको। जो अजम्पशंस है ना, एनालिसिस ऑफ ट्रस एंड फोर्स डायग्राम के क्या क्या अजम्पशन है, इनको पढ़ के चले जाइएगा, बस रीड कर लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। आगे जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इनमें से देखिए, बोज नोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बो के संकेत पूछ सकता है आपसे पेपर में। आगे एक नीचे सबसे लास्ट वाला
फनिकुलर पॉलीगन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रज्जु बहुभुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी नीचे वाले 3 जो है बीच वाले, स्पेस डायग्राम, लोड लाइन और पोलर डायग्राम, इनको भी एक बार रीड कर लेना आप अच्छे से। तो इस तरह से ये थ्योरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं रिवाइज करने को, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें, कम टाइम में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं सभी? तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं थ्योरी वाले, इनका जस्ट रिवीजन कर लीजिएगा। बात करें ट्रस के न्यूमेरिकल की, तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल आपसे इसका पूछ लेगा, कोई एक ट्रस बना के दे देगा और कहेगा इसके मेंबर्स में फोर्स आप फाइंड आउट कीजिए और फोर्स का नेचर भी बताइए, किस नेचर का है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। तो जब मैं आपको ट्रस की क्लास करा रहा था, मैंने थ्योरी तो आपको पूरा कराया ही था, साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था जॉइंट मेथड का, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे मेथड का नाम नहीं देता कि आप किस मेथड से सॉल्व करें, तो जॉइंट मेथड बहुत आसान होता है, आप इससे करके आइएगा। बाकी 3 मेथड होते हैं, जॉइंट मेथड, सेक्शन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड, जिसमें ये सब ग्राफ बनाने होते हैं हमें। तो आप केवल जॉइंट मेथड से कर दीजिएगा न्यूमेरिकल, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। और वो भी ऑप्शनल रहेगा क्वेश्चन, 3 देगा तो उनमें से 2 करने होंगे, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे बाकी दोनों कर लीजिएगा। इतना क्लियर है सभी को? तो ये सिविल वालों का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। सिविल वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप लोग फिर अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं सिविल वाले बच्चों को अभी से बोल देता हूँ, सोम का ये हमारा सबसे लास्ट लेक्चर था, इसके बाद कोई लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए एग्जाम की बहुत सारी एक तरह से विशेष कह सकते हैं, बहुत सारी विशेष आपके लिए, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें एंड जैसा भी आपका रिजल्ट रहेगा फ्यूचर में आगे जरूर बताएं आप हमें, आप डिस्कशन ग्रुप में बता सकते हैं आपका रिजल्ट कैसा रहा, सोम का पेपर कैसा आया, एनालिसिस आपको करा देंगे पेपर का, पेपर होने के बाद, ठीक है। तो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं मैकेनिकल वालों के सिलेबस की तरफ, ठीक है। इसको हटाते हैं, मैकेनिकल वाले बच्चे देखेंगे उनका क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चलिए समझते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, एक एक करके दोनों को समझेंगे। 8वें नंबर पर मैंने लिखा है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी में थ्योरी पार्ट की बात करें तो बहुत छोटा सा थ्योरी पार्ट है इसका। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेन एनर्जी या फिर रेजिलेंस, दूसरा नाम इसका रेजिलेंस है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए विकृति ऊर्जा किसे कहते हैं। दूसरी चीज प्रूफ रेजिलेंस यानी प्रमाण विकृति ऊर्जा किसे कहते हैं। तीसरा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और चौथा प्रूफ स्ट्रेस। ये चारों डेफिनेशन बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है और आप इनको आराम से याद कर सकते हैं इजीली। तो सिर्फ इतना सा थ्योरी पार्ट है, इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें डेरिवेशन की, तो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूला डेराइव करने को पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए 2-3 बार एग्जाम्स में ये। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है स्ट्रेन एनर्जी एट ग्रेजुअल लोडिंग, यानी धीरे धीरे बल लगाने पर विकृति ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी, उसका फॉर्मूला डेराइव कीजिए। ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है ग्रेजुअल लोडिंग वाला, ये मैंने आपको कराया था। दूसरा स्ट्रेन एनर्जी एट सडन लोडिंग, आकस्मिक भार अगर लगाए हम किसी भी बॉडी पर तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है पेपर में, ठीक। तीसरा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, तीसरा डेरिवेशन है नमन के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला जो कि इंटीग्रल की फॉर्म में था ना, 1/EI इंटीग्रल में 0 से L m² dx, जहाँ पर हम x दूरी पर मूवमेंट लेके सॉल्व करके दिखाते थे। तो यहाँ पर बीम का कोई भी कंडीशन आपको दे सकता है, किसी भी कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड लगा के दे सकता है या सिंपली सपोर्टेड बीम दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसके आपको पार्ट कराए थे अलग अलग, तो आप उन पार्ट को कवर कर लीजिएगा रिवीजन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है, आप इसको रिवाइज कर लें। बाकी थ्योरी छोटी सी है, 2-3 डेरिवेशन है मेन ये, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में इसके पूछे जाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी यू निकालने के लिए आता है न्यूमेरिकल में, तो आप इनके न्यूमेरिकल को भी रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से एक बार, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका स्ट्रेन एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर इतना। इसके बाद टॉर्जन चैप्टर, टॉर्जन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर थ्योरी पार्ट की बात करें, थ्योरी यहाँ भी बहुत कम है। एक तो टॉर्जन की डेफिनेशन, दूसरा टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क मतलब होता है मरोड़ आघूर्ण, दूसरा नाम इसका ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है। इन दोनों की डेफिनेशन याद करना, एंगल ऑफ ट्विस्ट की डेफिनेशन यानी मरोड़ कोण, चौथा प्योर टॉर्जन यानी शुद्ध मरोड़। अगला है प्योर टॉर्जन में जो अजम्पशंस होती है ना, मान्यताएं होती हैं शुद्ध नमन की, उन अजम्पशंस को याद कर लीजिएगा। और लास्ट में टॉर्जनल रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एक ट्रिक की हेल्प से छोटी सी वीडियो दी थी आपको, जिसमें बताया था इसका मतलब मरोड़ दृढ़ता जो होती है इसका फॉर्मूला, या फिर स्टिफनेस मतलब कड़ापन, कड़ापन का फॉर्मूला क्या था, जी जे, बताया था ना आपको, जी जे।
तो G फॉर यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, J पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इन दोनों के गुणनफल को हम टॉर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। तो इनके नाम से ही आपको डेफिनेशन माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, इस तरह से अपनी तैयारी को रखना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक एक पास लिख दिए हैं, इन्हें नोट करके और टिक करते जाइएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक इनमें से कवर हो गए, कौन से रह गए हैं। ये तैयारी का एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, सारे टॉपिक्स के नाम एक ही पास लिखे रहेंगे, ठीक है। डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप समझ लीजिए पूछा ही पूछा जाएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो टॉर्जन इक्वेशन पूछेगा आपसे या फिर बेंडिंग इक्वेशन, दोनों में से एक जरूर आता है। तो ये मरोड़ समीकरण है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। दूसरा डेरिवेशन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी मैंने डेरिवेशन वाले पार्ट में डाल दिया है इसको। पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, शाफ्ट के द्वारा जो पावर ट्रांसमिटेड की जाती है, जिसका फॉर्मूला P बराबर NT/9550 आता है। ये वाला फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। यहाँ T टॉर्क होता है, N नंबर ऑफ राउंड्स होता है, चक्करों की संख्या, P पावर होता है जो कि किलोवाट में निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया था इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। इसको थ्योरी पार्ट में भी पूछ सकता है आपसे, छोटे से डेरिवेशन के रूप में भी पूछ सकता है। मतलब जितना आपको पढ़ाया गया था पावर के बारे में उतना आप इसमें लिख के आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टॉर्जन इक्वेशन पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं, पावर ट्रांसमिटेड पर आधारित भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल भी आप लोग रिवाइज कर लेना। तो ये टॉर्जन चैप्टर का हो गया टॉपिक्स का रिवीजन, मतलब आपको ये टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं। अब आपका एक लास्ट चैप्टर और बचा है, उसे और समझा देते हैं, जिसमें थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल चैप्टर है। तो बड़े अफसोस की बात है, हमने वो चैप्टर आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, अब टाइम नहीं मिला या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल वाले चैप्टर को जरूर पढ़ के जाएं। लास्ट का चैप्टर, वहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपका आएगा। मैं एक बार आपके सामने टॉपिक के नाम लिख देता हूँ क्या क्या है। वहाँ थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल का। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ लिख करके, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए समझ लीजिए अब थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स के बारे में। इसमें थ्योरी पार्ट तो ये है, ठीक है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए थ्योरी की बात करें तो एक तो क्वेश्चन इसका बिल्कुल कॉमन है, ये पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन थिक एंड थिन सेल्स। पतले और मोटे जो सेल होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है दोनों की, थिक सेल की और थिन सेल की। इनको याद करके आप इजीली इनका डिफरेंस बता पाएंगे। मुश्किल से 4 से 5 लाइन में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आप आराम से लिख देंगे, थ्योरी पार्ट है, याद कर लीजिएगा। बुक में होगा, आपके पास बुक होगी, वहाँ से लिख लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस इन थिन सिलेंड्रिकल सेल्स, पतले बेलनाकार खोल में प्रतिबल। अब स्ट्रेस के बारे में पूछा जाता है। अब ये जो पार्ट है ना नीचे वाला, ये थ्योरी में भी है, इसके अलावा कभी कभी इनके डेरिवेशन टाइप से फॉर्मूले भी पूछ लेता है, ठीक है। जब आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। स्ट्रेस कौन कौन से, जो आपके सेल होते हैं इनमें 2 स्ट्रेस होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा सरकमफेरेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल और परिधीय प्रतिबल। ये दोनों स्ट्रेस आप पढ़ेंगे अच्छे से, इनको अच्छे से पढ़ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे ना वो भी इन्हीं पर आधारित हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछ लेगा आपसे या हुप स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लेगा। हुप स्ट्रेस को हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, यानी परिधीय प्रतिबल भी कहते हैं। तो इन दोनों प्रतिबल की थ्योरी, इनके फॉर्मूले और बाकी इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये तीनों आप अच्छे से तैयार करना, ठीक। साथ में आपको स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ लेना है। स्ट्रेन इन सेल्स, यानी जो सेल की हिंदी में या तो कोष कह दो या खोल कह दो, खोलों में विकृति। तो इन सेल्स में जो स्ट्रेन होती है वो भी 2 टाइप की होंगी सेम, लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफेरेंशियल। लॉन्गिट्यूडनल सरकमफेरेंशियल यानी अनुदैर्ध्य विकृति और परिधीय विकृति, इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। केवल 4 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से पढ़ करके फॉर्मूले से ही आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और इनको पढ़ने के बाद इन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स हैं, एटलीस्ट एग्जांपल्स आप लगा लेना स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले, जो कि सेल्स में, यानी जो आपके ये इस थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स है ना, इन पर आधारित जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन्हें प्लीज करके आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें। और ये जो आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये थोड़ी सी थ्योरी है, इतना कर लीजिए बस खुद से। अगर आप ठीक से करेंगे तो 40 से 50 मिनट में आराम से कर पाएंगे बुक की हेल्प से। तो आपका एक भी क्वेश्चन फिर स्किप नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो ये छूट में मिलेगा आपको। 4 पार्ट देगा तो 3 करने होंगे, 4 क्वेश्चन देगा तो 3 करने होंगे, 3 देगा तो 2 करने होंगे। उस तरह से आप उनमें से एक ऑप्शनल करके छोड़ सकते हैं इसको, इसकी जगह दूसरा कर लीजिएगा। फिर भी मैं यही कहूँगा आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है।
तो हमारा ये वाला सेशन भी कवर हो गया, जिसमें हमने जान लिया किस चैप्टर में क्या है इंपॉर्टेंट, और ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब इन सभी टॉपिक्स को, चैप्टर वाइज टॉपिक्स के नाम को एक पास लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और लिख करके फिर आप इन पर टिक करते जाइए और रिवाइज करते जाइए। अभी आपके पास है लगभग 15 दिन का टाइम, और इसको इतने अच्छे वे में यूटिलाइज कीजिए कि सॉम एंड मॉस का रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो भी और सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें, 1-1 घंटे का टाइम टेबल सेट कर लीजिए, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है। हालांकि इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप आधे घंटे भी डेली रिवाइज करेंगे तब भी एग्जाम तक आप पूरा रिवीजन कर लेंगे बहुत अच्छे वे में, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कल से मैथ का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, लास्ट मोमेंट बैच मैथ का। तो आप लोग मैथ में जुड़े रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से, और हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मैथ में भी। इसका आपका पूरा, जिस तरह से हमने सॉम एंड मॉस का अच्छे से रिवीजन कर लिया, उससे भी अच्छे वे में हम कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स 3rd का रिवीजन करने की, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द हम कल के लेक्चर में, जिसमें हम मैथ का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।